बच्चों आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर कूलाम का नियम पढ़ेंगे और कूलाम के नियम को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। मान लीजिए आपके पास एक आवेश Q1 है, ठीक है, और एक आवेश Q2 है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक है, तो कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, आपका कूलाम्स लॉ है, ये है कूलाम का नियम। अब देखो मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, तो ये क्या है बच्चों, कूलाम्स लॉ। देखिए ये क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो माना हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, कौन से, Q1 और Q2, जो एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहली लाइन में बोल रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मान लो F जो बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का वैद्युत बल है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, कौन से आवेश, Q1 और Q2, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल, ठीक है, के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती का साइन हो गया यहाँ पर। तो ये तो हो गई आपकी पहली स्टेटमेंट। यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, और r भी का भी क्या है, स्क्वायर है। ये कह रहा है कि ना दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा 1 में आती है चीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर साइन लगा देते हैं अनुक्रमानुपाती का, और किसके अनुक्रमानुपाती है, f के अनुक्रमानुपाती है, तो f लिख दिया हमने। तो ये हो गई आपकी सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए पहली स्टेटमेंट भी हो गई और सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का साइन है, यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का साइन है, और दोनों क्या है, इक्वल है। f यहाँ पर भी है, f यहाँ पर भी है। तो हम इसे फाइनली कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो अगली लाइन आएगी, अगली लाइन में मुझे क्या करना होगा, यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन को हटाना होगा, और जब इसको मैं साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक नेतांक मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेतांक है आपका वो क्या आएगा, k नेतांक आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक k नेतांक आएगा और बाकी पूरी स्टेटमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यही क्या है, आपका कूलाम्स लॉ है। ये क्या है, आपका कूलाम का नियम है। अब इसके आगे की बात करें कि k क्या है, यहाँ पर एक नेतांक है। यहाँ पे लिख देते हैं k बराबर नेतांक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर जो k की वैल्यू है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ना कि एप्सिलॉन नॉट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है
जो k की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आती है वो कैसे आती है, वो अगले डेरिवेशन में यहाँ पर हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो रहेगी यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन रहेगी। ठीक है, तो यही क्या है आपका एक्चुअल में कूलम्ब्स का नियम है। ठीक है, कूलम्ब का नियम है। तो यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है आपका कूलम्ब का नियम है। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये इतनी ही रखनी है। अब जो अगला डेरिवेशन चलेगा हमारा माध्यम का परावैद्युतांक, उसमें जाके आपकी एक्चुअल डेफिनेशन इसकी निकल के आएगी, एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है माध्यम का परावैद्युतांक, इसके बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जब माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों हम यहाँ पर करेंगे, तब हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म में आएगा। ठीक है, जैसा कि एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम एक चीज नई पढ़ने वाले हैं, क्या, माध्यम का परावैद्युतांक। अब अगर बात करें माध्यम का परावैद्युतांक की, तो जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, क्या कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए माना माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है। तब यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा ना हमें फॉर्मूला यहां से। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल सकती है चीज, यहां पर देखो, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो यहां पर क्या मिलेगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या देते हैं, समीकरण 1। बात समझ में आ गई, इसको क्या कह दिया हमने, समीकरण 1। अब याद करो, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक डेरिवेशन कराया था कूलम्ब के नियम का। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, देखो यहां से लिख देता हूं मैं, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से हमने क्या लिया था, एक कांस्टेंट लिया था। क्या कांस्टेंट, क्या, के बराबर हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़ा था। याद करो, हमने जब कूलम्ब का नियम पढ़ा था, देखिए कूलम्ब का नियम पढ़ा था। तो अब एक बात सोचो, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां पर एक बात सोचो, ये एप्सिलॉन है, ये भी एप्सिलॉन है, क्या हम इसकी वैल्यू उठा के यहां रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को उठा के यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर देखो हमें क्या मिलेगा, देखो
एप्सिलॉन का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन r एंड एप्सिलॉन नॉट, ये तो मिलेगा। तो ये हमारी क्या बन जाती है, फाइनल इक्वेशन बन जाती है। अब बात करें, अगर जो ये आपका देखा ना माध्यम का परावैद्युतांक, अगर मान लो परावैद्युतांक, अब मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको, माना यदि, यहां लिख देते हैं यदि ER=1, अगर जो परावैद्युतांक है उसकी जो वैल्यू है अगर 1 हो अप्रॉक्स, ठीक है, तब क्या होगा, तब अगली टर्म क्या आएगी आपकी निकल के, ये वाली। अगर हम एप्सिलॉन r बराबर 1 रख देते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k का मान यहाँ पर हमारा निकल आया है, क्या निकला, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू उठा के अगर हम कूलाम के नियम में रखें, तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, कूलाम के नियम में। अब देखो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ से, ये उठा के, ये वाली जो k की वैल्यू है इसको मैं उठा के यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है, ठीक है। अब क्या हो गई बात, ये क्या होता है आपका कूलाम का नियम होता है। और जो हमने अभी डेरिवेशन पढ़ा था कूलाम के नियम में, वो क्या था, विद्युतशीलता का था, जहां पर हम एप्सिलॉन को यूज करते हैं। अब ये क्या आ गया, माध्यम में आ गया, माध्यम के परावैद्युतांक में आ गया। तो ये जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई, यही आपका क्या कहलाता है, कूलाम का नियम आता है। और इस पे क्या आएंगे आपके क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, कूलाम के नियम पे। तो ये आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं।